ओके, करें स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे कल, क्या पढ़ लिया था? हाँ, असहयोग आंदोलन और खिलाफत कल खत्म हो गया था, है ना? ओके, ठीक है। उसके आगे की चर्चा करनी है आज। आज ये दो टॉपिक कवर करने हम लोग को, ठीक है। हम लोग जो कल पढ़ लिए थे वो नॉन कोऑपरेशन और उसके साथ में खिलाफत आंदोलन पढ़ लिए थे, ठीक है। आज सहयोग और खिलाफत हो गया। आज सहयोग और खिलाफत के बाद में हम लोग ने देखा था एक नई पार्टी का उदय हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वराज पार्टी बोलते हैं, ठीक है। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे क्योंकि काफी सारे लोग एब्सेंट थे बारिश की वजह से, है ना। देखा होगा वीडियो जाके, जो लोग सीरियस होंगे उन्होंने तो देख लिया, वरना जिन्होंने नहीं देखा होगा वो लोग सुन रहे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे कल के टॉपिक में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की और खिलाफत मूवमेंट की, ठीक है। दो तरीके के आंदोलन हमें पढ़ने थे और हमने नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत के तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा कर ली थी। उसमें हम लोग को एक रिजल्ट मिला था, वो ये मिला था कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों भारत के अंदर चले तो काफी सफलता से थे, लेकिन अंत में आके विफल हो गए, है ना। और विफलता के पीछे के बड़े कारण ये थे कि एक तो हिंसा हो गई, जो चौरी चौरा कांड के तौर पर हमने पढ़ी थी वहाँ पे, कि चौरी चौरा का एक इंसिडेंट हो गया था गोरखपुर के अंदर, जहाँ चौकी में आग लगा के 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी भारतीयों ने। उसकी वजह से गांधी जी ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को वापस ले लिया। वापस लेने के बाद में यहाँ पे एक समस्या क्रिएट हो गई कि जिस तरीके से विचारधाराओं में लगातार परिवर्तन होते हैं लोगों के, यहाँ पे भी जैसे तैसे गांधी जी सारी विचारधारा को एक स्टेज पे लेके आ पाए थे। फिर क्या हुआ, वापस से 1922 में ये विचारधारा फिर से बढ़ी, है ना। तो कांग्रेस की विचारधारा फिर से यहाँ पे डिवाइड होती हुई दिखाई देती है, और कांग्रेस की विचारधारा कुछ पार्ट में डिवाइड हुई थी। उसी का एक रिजल्ट था जिसमें स्वराज पार्टी का गठन माना जाता है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का गठन आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माना जाता है। तो कोऑपरेशन, जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसके बाद में जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। चौरी चौरा की घटना के बाद में गांधी जी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था 1922 में, मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद से जो कांग्रेस की विचारधारा थी वो कई वर्गों में विभाजित हो गई, ठीक है। उन वर्गों में से अगर हम लोग बात करें कि कांग्रेस यहाँ पे एक बार और बंटवारा हुआ उसका, और अब बंटवारा दो तरीके का हुआ, जिसके अंदर हमने कल दो तरीके के वर्ग पढ़े थे। एक था परिवर्तनवादी और एक था अपरिवर्तनवादी, ठीक है। ये दो वर्गों में कांग्रेस का विभाजन फिर से हो गया। अगर हम इसको बोलें कि कांग्रेस का पहला स्प्लिट 1907 में सूरत के अंदर हुआ था, जिसको हम लोग उदारवादी और उग्रवादी के फॉर्म में पढ़ते थे, ठीक है। ये एक विभाजन था जो कांग्रेस का पहला स्प्लिट कहलाता है। कांग्रेस का ये सेकंड स्प्लिट कहलाएगा कि इस समय में कांग्रेस में दोबारा विभाजन हो गया। परिवर्तनवादी वो समूह था जो गांधी की विचारधारा से किसी भी तरीके का अब कोई मतलब नहीं रखता था, है ना। मतलब परिवर्तनवादी वो ग्रुप हो गया कि जिस ग्रुप ने गांधी की विचारधारा को इस समय नकार दिया और बोले कि अब हम आंदोलन को अपने हिसाब से चलाएंगे।
अब हम गांधी की विचारधारा या हिंसा जो भी आंदोलन गांधी सत्याग्रह के चलाते थे, इससे थोड़ा सा परे अपने तरीके से आंदोलन को चलाने की कोशिश करेंगे। ये लोग हो गए परिवर्तनवादी, ठीक है। आप परिवर्तनवादी वो वर्ग या समूह हुआ जिस वर्ग और समूह ने गांधी जी के अभी भी सत्याग्रह के प्रिंसिपल या उनकी आइडियोलॉजी को बरकरार रखा, ठीक है। तो ये ग्रुप है अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था, इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन बोल लो या चुनाव प्रक्रिया बोल लो, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, चुनाव प्रक्रिया। क्योंकि भारत के अंदर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू कुछ चीजें अनाउंस हुई थी, जैसे हमने बात किया था कि प्रांतीय विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानसभाओं में अब भारतीय कुछ मेंबर्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। यही तो हुई थी चर्चा, है ना। वो ऐड कैसे होंगे? चुनाव प्रक्रिया से ऐड होंगे, है ना। अब वो चुनाव प्रक्रिया के अंदर ये लोग इंटरेस्टेड हो गए, परिवर्तनवादी वाले। इन्होंने बोला हम चुनाव लड़के जाएंगे अब संसद में, और संसद में जाके अपनी आवाज उठाएंगे, वहां से जाके लॉज एंड रेगुलेशन को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इनका ये तरीका था, ऐसा मानना था कि परिवर्तनवादी जो लोग भी थे कि हम खुद दुश्मन के घर में घुस के दुश्मन को मारने की कोशिश करेंगे। मतलब संसद में सारे अंग्रेज बैठे हुए, वहां पे विधानसभा विधान परिषदें जो हैं सब अंग्रेज वहां पे बैठे हुए, तो अंग्रेज के गढ़ में ही घुस के हमें उनकी कमियों के बारे में पता चलेगा, और जब कमियों के बारे में पता चलेगा तब हम उनको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़के संसद या फिर पार्लियामेंट में जाके उन तमाम चीजों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बात रखेंगे अपनी, जिसमें चेंज होना चाहिए। अपरिवर्तनवादी अभी भी इसके खिलाफ में थे। उन्होंने बोला चुनाव प्रक्रिया या फिर इलेक्ट होने के माध्यम से किसी भी तरीके का कोई हमको सपोर्ट नहीं मिलने वाला, और उल्टा ये सपोर्ट किसको चला जाएगा? अंग्रेजों को चला जाएगा। अंग्रेजों को लगेगा कि ये लोग तो हमारे साथ आगे मिलकर कार्य करना शुरू कर दिए, विभागीय या प्रशासनिक प्रणाली में सहयोग देना शुरू कर दिए, है ना। तो इससे क्या होगा? उनके और ज्यादा इरादे मजबूत होंगे। तो इस वजह से अपरिवर्तनवादी अपनी सोच के ऊपर है, दोनों विचारधारा दोनों ठीक है, और दोनों ठीक विचारधाराओं के साथ में अपने अलग अलग रास्ते को पकड़ लेते हैं। यहां से जैसे वो रास्ता अलग होता है, इस परिवर्तनवादी ग्रुप के अंदर कुछ लोग इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें एक नाम है CR दास, एक नाम है मोतीलाल नेहरू, एक नाम बताया था सुभाष चंद्र बोस का, और एक नाम बताया था हकीम अजमल खान का, ठीक है। ये वो चार पॉपुलर नेता हैं जिन चार नेताओं ने परिवर्तनवादी समूह को ज्वाइन किया और अपने तरीके से आंदोलन को चलाना शुरू किया। ये परिवर्तनवादी ग्रुप को अगर मैं कह दूं ये स्वराजवादी ग्रुप है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये परिवर्तनवादी लोग के जो सोच विचारधारा के जो लोग हैं, इन्हीं लोगों ने क्या करा था? स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं परिवर्तनवादी और ऑब्लिक लगा के स्वराजवादी बोल दूं, तो उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। ये अपरिवर्तनवादी जो ग्रुप है, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट नेताओं में है महात्मा गांधी, तो नो डाउट उन्हीं की विचारधारा से इंस्पायर थे। इसके बाद में C राजगोपालाचारी, ठीक है। राजगोपालाचारी बहुत पॉपुलर नेता है, आगे चल के इनकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद, और एक नाम और बताया था मोहम्मद अली अंसारी, ठीक है। ये कुछ नेता हैं वो अपरिवर्तनवादी ग्रुप के नेता थे, जिन्होंने यहाँ पे अपरिवर्तनवादी ग्रुप को ही ज्वाइन करके रखा, और कांग्रेस की विचारधारा जो पहले से चली आ रही थी, उस विचारधारा में हम किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं चाहते, ठीक है। तो ये परिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादी का जो कांग्रेस का एक स्प्लिट हुआ, इस स्प्लिट ने वापस से भारत की जो भी अभी तक एक आंदोलन की प्रक्रिया चल रही थी, गांधी आंदोलन जो स्टार्ट हुए थे, उसको कुछ समय के लिए थाम दिया, है ना। अगर हम इस फेज को थोड़ा सा और डिफाइन करें, तो ये 1922 से अप्रॉक्स 1929 तक ये पूरा का पूरा फेज गांधी के हाथों से निकल चुका था, ठीक है। मतलब इस समय काल के अंदर गांधी चाह के भी अपने किसी भी तरीके के कोई भी आंदोलन को ना तो चला पा रहे थे, और ना ही अपनी विचारधारा किसी के ऊपर थोप सकते थे, है ना। तो ये विचारधाराएं जो बटीन विचारधाराओं ने ये समय काल जो है वो गांधी के हाथों से निकाल दिया, ठीक। 1922 में जब गांधी जी को जेल हुई थी, तो ये जेल इनको 6 साल के लिए हो गई थी, 6 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल के। लेकिन इनकी तबीयत खराब होने की वजह से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि इनको 1924 में छोड़ना पड़ गया। तभी आप लोग देखते हो 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन गांधी जी ने किया था बेलगांव के अंदर, है ना। तो उस बेलगांव के अधिवेशन के बाद में भी गांधी जी की विचारधारा लोगों पे इतनी प्रभावी तौर पर नहीं लागू हो पाई, है ना। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, उसके बाद में भी उनकी विचारधारा इस समय काल में लोगों पर लागू नहीं हो पाई। उसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक कारण तो स्वराज पार्टी स्वयं है, जो परिवर्तनवादी ग्रुप से बनी हुई है, और एक कारण है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज,
हमने एक फेज पढ़ा था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का, वर्ल्ड वॉर से पहले वाला, है ना, कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उससे पहले जितनी भी गतिविधियां हुई वो सारी की सारी क्या थी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। या फिर आप कह सकते हो कि भारत के अंदर एक ऐसा उदय हुआ था जिन्होंने हत्याएं करना शुरू कर दिया था, लोगों को मारना शुरू कर दिया था, ऐसे भारत के क्रांतिकारी पैदा हुए थे। वो फर्स्ट फेज था। यहाँ से क्या हुआ, सेकंड फेज शुरू हो गया वो वाला, क्योंकि गांधी की विचारधारा दब गई, है ना, अहिंसा वाली सोच दब चुकी है, तो यहाँ पे हिंसात्मक सोच ऊपर आ जाएगी एकदम। स्वराज दल के नेताओं का इस समय वर्चस्व है देश के ऊपर, तो किसकी विचारधारा ऊपर आ जाएगी, हिंसात्मक लोगों की। और इसी समय काल में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन इंसिडेंट्स ने भारत में एक बड़ा परिवर्तन किया हिंसात्मक कार्यवाहियों के तौर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को एक नाम और दिया जाता है जो अंग्रेजों की तरफ से दिया गया था, टेररिज्म एक्टिविटीज इन। तो सिलेबस में कहीं कहीं आपको आतंकवाद का काल भी दिखाई दे, तो आप समझ जाना वो आतंकवाद के काल की जो बात हो रही है वो इसी की बात हो रही है, ठीक है। ये अंग्रेजों की तरफ से दी गई डेफिनेशन थी, हत्याओं करने का माध्यम उन्होंने खुद को बता दिया था, ये आतंकवाद है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी आपको दिखाई देंगी। तो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि स्वराज पार्टी, ये जो परिवर्तनवादी ग्रुप का डिवीजन हुआ था, ये परिवर्तनवादी ग्रुप कहां से आया, किस तरीके से आया, इसकी हमने बात कर ली। कांग्रेस का ही एक स्प्लिट है जहां से परिवर्तनवादी ग्रुप निकला, और यही परिवर्तनवादी ग्रुप के तमाम नेता क्या कहला रहे हैं, स्वराज पार्टी के नेता कहला रहे हैं, या फिर स्वराजवादी नेता कहला रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब इसके अंदर आगे देखते हैं। अब देखिए स्वराज पार्टी 31 दिसंबर 1922, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 दिसंबर 1922 को, और 31 दिसंबर 1922 को फॉर्मेशन होने के नाते 1923 मतलब 1 जनवरी 1923 को इसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, जिसके तहत कभी कभी आंसर आपको 1923 भी दिखाई देगा और 1922 भी दिखाई देगा, ठीक है। तो स्वराज पार्टी के गठन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। गठन की अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर 1922 को हो गया था, और अगर यहाँ पे हम लोग पहली ऑफिशियल मीटिंग देखें तो 1 जनवरी 1923 को हुई थी, ठीक। तो अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी और चर्चा करें कि इस समय में ये जो आंदोलन चल रहा है, स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ, वो स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट नेता जैसे सी.आर. दास ने इस फॉर्मेशन को अपनी लीड दी थी और प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य किया था। स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन बने, सी.आर. दास, ठीक है। और अगर हम लोग मोतीलाल नेहरू की बात करें यहाँ पे, तो मोतीलाल नेहरू इसके बने थे सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी मतलब सचिव होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो अध्यक्ष और सचिव की पोस्ट यहाँ पे संभालने वाले ये दो नेता, और इन दो नेताओं ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। अब हम लोग बात करें फिर ऑब्जेक्टिव की, क्यों स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन करनी पड़ी, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, उद्देश्य था क्या, है ना। तो उद्देश्य की बात करें तो पहली चीज तो यही आ जाती है कि ये लोग क्या करना चाहते थे, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस लड़ना चाहते थे, और काउंसिल्स में जाकर ब्रिटिशर्स के सहयोग से एक बड़ा चेंज चाहते हैं, ठीक है। तो इनका मानना यह था कि ब्रिटिशर्स के सहयोग से ब्रिटिश संसद में बैठकर और उनके साथ में रहकर हम लोग एक बड़ा कानूनी परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसी के साथ में ये अपना और लेके चलते थे, जो कि नाम है पार्टी का स्वराज, ठीक है। स्वराज मतलब ये लोग सेल्फ रूल की बात करते थे, मतलब अंग्रेजों के साथ में रहकर चेंज की बात का मतलब इनका ये नहीं था कि कानून में ही सिर्फ चेंज है, ये अंग्रेजों को चेंज करके के भी पक्ष में रहा करते थे। एक समय ऐसा आएगा कि हम पूरी संसद के ऊपर हावी हो जाएंगे और पूरी की पूरी संसद भारतीयों से भर जाएगी, है ना। तो एक स्वराज का ये जो रूल है, इस सेल्फ रूल के ऊपर फोकस करते थे। कल इसकी डेफिनेशन मैंने बताई भी थी। अंग्रेज बार बार कह रहे थे हम आपको एक गुड गवर्नमेंट देंगे, बार बार एक अच्छी सरकार देने की बात करते थे, लेकिन स्वराजवादियों ने बोला अच्छी सरकार कभी भी स्वराज का ऑप्शन नहीं हो सकती। मतलब अच्छी सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं, आप कितनी भी अच्छी सरकार हमें दे दो, हमें नहीं चाहिए। हम एक बुरी सरकार के साथ में स्वराज ले लेंगे, लेकिन भारतीय ही रहना चाहिए, है ना। तो इनका दूसरा टारगेट ये था। तीसरे टारगेट या एम की बात करें तो इनका था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इनका अगला
ऑब्जेक्टिव था। तो अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर चर्चाएं करें थोड़ी सी, तो स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ था कि ये लोग भारत के अंदर स्वराज या फिर सेल्फ रूल की स्थापना करना चाहते थे। ये स्वराज के कॉन्सेप्ट को भारत में सबसे पहले देने वाला कौन है? हाँ, दादा भाई नौरोजी। मॉडर्न इंडिया में बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा था। ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस किसने किया इसको सबसे पहली बार? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ऑफिशियली अनाउंस किया। उसके बाद आपने 1906 को फिर से देखा होगा। बेटा कौन से क्लास में? यूपीएससी फर्स्ट डे है आज। ठीक है, तो ये जो बेसिकली स्वराज दल है, इस स्वराज दल की जो स्थापना की बात हो रही है, ये स्वराज का जो वर्ड है बार बार कई समय में कई तरीके से विस्तारित होता है ना। तो विस्तारित होने में हम अगर बात करें तो इसके अंदर महत्व को देखें, सबसे ज्यादा किन लोगों का महत्व है, और महत्व में सबसे पहला महत्व किसका था? दादा भाई नौरोजी ने इसको बोला था पहली बार। बाल गंगाधर तिलक ने ऑफिशियल कर दिया इसको। कांग्रेस के सेशन में प्रथम बार इसको यूज करने वाला व्यक्ति, हाँ, 1906 का सेशन किसने लीड किया था? दादा भाई नौरोजी ने तो किया था। तो देखो स्वराज और सत्याग्रह, यहाँ स्वराज दादा भाई नौरोजी यूज कर रहे हो, गांधी जी 1906 में सत्याग्रह अफ्रीका में यूज कर रहे हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, फैक्चुअल चीजों को कनेक्ट करके याद रखा जाता है। तो उसके बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसको यूज किया। अब अगेन फिर से स्वराज वर्ड को वापस से स्थापित करने वाले लोग कौन थे भारत में? हाँ, फिर से स्वराज कब यूज में आया? फिर से 1906 के बाद स्वराज कब यूज में आया? हाँ? जिसने अच्छे से क्लास सुने हैं उसको याद होगा कि फिर से स्वराज इसके बाद कब यूज में आया? 1908 में। 1908 में क्या हुआ था ऐसा जो स्वराज? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तो वही 1906 में दादा भाई नौरोजी यूज ही कर रहे हो, तो पूरे समय यूज होता रहा। लेकिन एक गैप के बाद में फिर से स्वराज यूज हुआ था और वापस से पॉपुलर हुआ था। वो कौन सी घटना थी या कौन सा आंदोलन भारत में चला था जिसके तहत स्वराज को मेन लक्ष्य बनाया गया था? होम रूल लीग भूल गए सब लोग? होम रूल लीग था ना, होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था ना। बाल गंगाधर तिलक का तो उद्देश्य वही रहा है ना हमेशा, तो वो अपने आंदोलन में तो यूज करेंगे ना उसको। तो बाल गंगाधर तिलक ने फिर 1916 के अंदर स्वराज शब्द को फिर से यूज किया। ठीक है, और 1916 में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट इसकी बात कर रहे हैं। अब उसके बाद में फिर से स्वराज कब यूज हुआ? स्वराज पार्टी। ठीक है, अब हम लोग देखें तो स्वराज पार्टी में इसका यूज हुआ। लेकिन कल हमने एक फैक्ट आपको और बताया था कि 1921 में एक बार स्वराज वर्ड और यूज हो चुका था। इसको हम लोग बोलते थे संपूर्ण स्वराज। किसने दिया था ये? जवाहरलाल नेहरू। बहुत मालिक जवाहरलाल नेहरू आ गए 1921 में। कहाँ से आ गए? अभी कांग्रेस के नेता इतना बने नहीं है, वो कहाँ से आ जाएंगे? कौन था कल की क्लास में? अभय नाम है ना, अभय। हाँ, क्या था? नहीं याद है? कल तो बताया था मैंने 1921 में संपूर्ण स्वराज को फिर से यूज किया गया। शिवांशी क्या हुआ? ना तेज कहाँ है? छुप गए पीछे? क्या था बताओ आंसर। 1921 में संपूर्ण स्वराज किसने यूज किया? हाँ? नहीं यार, परिवर्तनवादी नहीं, मैं तो लीडर पूछ रहा हूँ इस समय। परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी 1921 में है ही नहीं। मैं तो 1921 की बात कर रहा हूँ। 1921 में मैंने बोला था सीआर दास को जेल हो गई थी। सीआर दास को पहले अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का, लेकिन उनको जेल हो गई 21 में। उनकी जगह अध्यक्षता करी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। और हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता करते दौरान संपूर्ण स्वराज वर्ड को यूज किया था। ये शब्दों को याद रखिए। ठीक है, ये संपूर्ण स्वराज, स्वराज, स्वराज कब कब यूज हुआ है, कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ये तो आपके मेंस की आंसर राइटिंग का पार्ट है। पूछ लिया जाएगा कि स्वराज का मतलब क्या है, भारत ने आजादी के समय स्वराज शब्द को यूज कैसे किया।
है ना। तो फिर आपको क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है, तभी बार बार क्रोनोलॉजी के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ, है ना। तो फिर अब क्या हुआ, संपूर्ण स्वराज वर्ड को यूज किया गया। अंत में जाके जो आप लोग जवाहरलाल नेहरू बोल दिया वो 1929 है, लाहौर का सेशन। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे पूर्ण स्वराज बोल रहे हैं, संपूर्ण भी नहीं बोल रहे, वर्ड बदल गया, पूर्ण स्वराज बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्वराज के शब्द बदलते रहे हैं, मायना वही आया, लेकिन अलग अलग तरीके से सबने स्वराज को यूज किया। तो इस वजह से यहाँ पे स्वराज शब्द पहले ही पॉपुलर हो चुका था और स्वराज पार्टी ने यहीं से इस शब्द को उठा के सीआर दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी को ले लिया। और ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये 3 तरीके की चीजें आई। पहली चीज तो इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन इस समय में 1923 में होने भी वाले थे, तो 1923 का इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने स्वराज दल की स्थापना कर दी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्टिव, स्वराज सेल्फ रूल लेके रहना है। और सेल्फ रूल का मतलब ये नहीं है कि गुड गवर्नमेंट आप हमको दे दो, एक अच्छी सरकार दे दो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें स्वराज का मतलब अपने लोगों की सरकार चाहिए, ठीक है, उसका मतलब ये था। और तीसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, संवैधानिक विकास की बात हो रही है कि हम लोग स्वराज को लाके स्वराज पार्टी की स्थापना करके यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या संवैधानिक विकास की स्थापना करेंगे, ठीक है। स्वराज पार्टी का पहले जो नाम था उसका नाम था ऑल कांग्रेस खिलाफत पार्टी या खिलाफटिस्ट पार्टी कह सकते हो आप, ठीक है। इसका शुरुआती जो नाम था ऑल कांग्रेस खिलाफटिस्ट पार्टी या खिलाफत पार्टी के तौर पर इसे जाना जाता था, कांग्रेस की खिलाफत पार्टी के तौर पर इसे जाना जाता था। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके सिर्फ स्वराज दल या फिर स्वराज पार्टी कर दिया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बात। 1922 तक ये बात हमको क्लियर है कि 1922 में स्थापना हुई और 1923 में इन लोग ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया। अब क्या हुआ होगा, इलेक्शंस हुए होंगे, ठीक है। ये कुछ नोट करना है तो कर हाँ। अब क्या हुआ होगा, इसके बाद इलेक्शंस हुए होंगे, ठीक है। 1923 में जिसके लिए इन्होंने स्थापना करी उसके लिए इलेक्शंस हुए। अब मुझे बताओ, कोई पार्टी एकदम बनी नहीं, आज के समय से थोड़ा सा पॉलिटिकल अगर अवेयरनेस है आपको, तो आप मुझे ये बताइए, कोई पार्टी बनी 2024 में और 2024 में वो इलेक्शन लड़ ले तो उसको कितनी सीटें मिलेंगी? चलन के हिसाब से 1 तो मिल रही है कम से कम, वैसे तो 0 मिलनी चाहिए, है ना। लगभग एकदम नई पार्टी आई और आके डायरेक्ट इलेक्शन में कूद पड़े तो उसको सीटों की संख्या 0 मानते चलते, या फिर बहुत ज्यादा मिल गई, 1-2 सीटें मिल गई तो मिल गई, हो जाता है सब, ठीक है। लेकिन स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद इसने जैसे ही पहला इलेक्शन लड़ा 249 सीट्स के ऊपर विजयी हुई थी। कितनी? 249 सीटें अकेले जीती, ठीक है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा था देश के परिवर्तन के लिए। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि देश इस समय चाहता क्या है, मतलब देश का रुख क्या है, स्वराज की सोच और स्वराज पार्टी के साथ में जाना चाहता है। कांग्रेस ने भी सहयोग दिया अच्छे तरीके से, लेकिन स्वराज इस समय काफी पॉपुलर हो गई। और स्वराज पार्टी के पॉपुलर होने के बाद 1923 में जैसे ये पार्टी जीती, इस पार्टी ने क्या करा, अपने कैंडिडेट्स को विधानसभाओं या विधान परिषदों में डालना शुरू कर दिया। अब केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने अपनी सरकार बना के क्या करा, अपने ही मेंबर को वहां पे बैठा दिया। मतलब अब सोचो, कहां सदस्य भी भारतीय नहीं हो पाते थे विधानसभाओं में, अब क्या है, वहां का अध्यक्ष तक भारतीय है ना। तो अध्यक्ष भी भारतीय चुना गया 1923 में। इस बात को ऐसे देखो कि 1923 का इस समय इलेक्शन हुआ और 1923 के इलेक्शन के अंदर भारी मतों से स्वराज पार्टी जीती और उसने यहाँ पे अपना अध्यक्ष चुना। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह कोई ना कोई अध्यक्ष होता है ना, कोई एक अध्यक्ष होता है जो सदन के अंदर चुना जाता है। तो अध्यक्ष तो जनरली अभी तक यहाँ पे वायसराय की ही मर्जी से चुने जाते थे और वही लोग होते थे जिसको वायसराय चाहता था, अंग्रेज होते थे ज्यादातर। लेकिन यहाँ पे पहली बार एक भारतीय 1923 में अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल इनका नाम था, विट्ठल भाई पटेल जो हैं, इसके बाद में 1923 में पहले भारतीय हैं जिनको अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। और ये अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पे चुने गए। अब समझ लो कि यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा, ये भी ध्यान रखना, कहाँ पे चुने गए थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब केंद्रीय विधानसभा की बात हो रही है। केंद्रीय विधानसभा के अंदर इनका चुनाव हुआ था, जिसमें ये
अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। ठीक है, अब एक अध्यक्ष ही समझ लो भारतीय है तो फिर डिसीजंस के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। यही स्वराज पार्टी के नेता चाहते भी थे कि इस तरीके की कुछ चीजें होना शुरू हो जाए। और 1923 से अच्छा खासा स्वराज पार्टी का वर्चस्व चल रहा था और स्वराज पार्टी पॉपुलर फॉर्म में वर्क भी कर रही थी। देश का हर एक वर्ग स्वराज पार्टी से थोड़ा बहुत खुश भी था, है ना। लेकिन इस सब के बीच में एक विचारधारा दब रही है, जो विचारधारा अभी तक सही थी। कौन सी? गांधी की विचारधारा। ठीक है, इसी विचारधारा के दबने के बाद में 1924 में वापस से आ जाते हैं गांधी जी। ठीक है, स्वराज पार्टी के लिए तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी चीजें सही जा रही थी, लेकिन 1924 में फिर से गांधी जी का आगमन होता है। अब गांधी जी क्या करेंगे? ऐसी विचारधारा को दबाने की कोशिश करेंगे जो स्वराज दल की चल रही करेंगे ना, उस विचारधारा को। वो विचारधारा कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है या फिर गलत रास्ते पे ले जा सकती है, लेकिन नहीं, गांधी जी ने ऐसा नहीं करा। गांधी जी ने क्या करा? सपोर्ट दे दिया। ठीक है, किसको? स्वराज पार्टी को। गांधी जी ने समर्थन दे दिया यहाँ पे आकर स्वराज पार्टी को, क्योंकि इस समय गांधी जी को भी पता था कि देश की नीड क्या है और देश पसंद क्या कर रहा है, स्वराज पार्टी की विचारधारा को पसंद कर रहा है। और गांधी जी इस समय इस बात को भी समझ गए थे कि जो मैंने आंदोलन सोच के रखा है, गांधी जी के माइंड में 10-20 साल पहले ही आंदोलन लिखे हुए थे कि कब कौन से आंदोलन चलाने हैं, वो सिर्फ मौकों का इंतजार करते थे। तो गांधी जी के अनुसार यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलना चाहिए था देश के अंदर, लेकिन इनको ये लगा अभी जनता तैयार नहीं है और सब एक नहीं है, पहले इन सबको एक कहीं ना कहीं रास्ते पे लाना पड़ेगा। तो जब एक रास्ते पे लाऊंगा तभी मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करूंगा, अदरवाइज ये फिर से फेल हो जाएगा। और कई सारे लोग ये बात भी जानते थे कि गांधी के साथ में अब नहीं जाना है, क्योंकि पता नहीं गांधी फिर से कब वापस ले लेंगे अपने आंदोलन, है ना। तो वो एक भरोसा, ट्रस्ट नहीं था। तो गांधी जी के सामने इस समय मजबूरी थी स्वराज दल का समर्थन करना। उन्होंने बोला ठीक है, आप कंटेस्ट करिए इलेक्शन, और इलेक्शन कंटेस्ट करके संसद का पार्ट बनिए, जो भी करना करिए। 1924 के बेलगाम अधिवेशन में आके गांधी जी ने स्वराज दल के बारे में यही सब बात बोली कि आप लोग संसद में जाइए, विधानसभा में जाइए, जहां जाना चाहिए, और जाके भारतीयों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ तक सारी बात क्लियर। 1924 के बाद में अचानक से 1925 तक जब सब सही जा रहा था, अचानक से यहाँ पे CR दास की मृत्यु हो जाती। ठीक है, CR दास नेता है स्वराज दल के, स्वराज पार्टी के नेता है, और CR दास की क्या हो जाती है? 1925 में मृत्यु हो जाती है। CR दास की डेथ यहाँ पर स्वराज दल को या स्वराज पार्टी को अब पहले जैसा नहीं रखती है, उसको विघटित कर देती है। क्यों? क्योंकि CR दास के बाद सबसे बड़े नेता कौन है इसमें? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कौन है? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बन गए तुरंत। इसके जैसे इनकी मृत्यु हुई, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बन गए? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग था। ये व्यक्ति जो थे, ये किसी भी तरीके के रिलीजियस चीजों में बंधने वाले व्यक्ति नहीं थे। धार्मिक चीजों का किसी भी तरीके से मान सम्मान इनके लिए कुछ नहीं था। ये अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट रखा करते थे और कहते थे मेरे लिए या तो सब धर्म बराबर है या मैं किसी धर्म का हूँ ही नहीं। ठीक है, तो कह सकते हो एक तरीके से थोड़ी बहुत नास्तिक विचारधारा के ऊपर इनका फोकस रहा करता था। तो ये किसी धर्मों के अंदर ज्यादा किसी तरीके का कोई बिलीव नहीं रखते थे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि ये वर्गों में विभाजन कर देता है धर्म जो होता है। तो इस तरीके से ऐसे धर्म को नहीं मानना चाहिए। अब आप सोचो, मोतीलाल नेहरू जो किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो हर तरीके की चीजों को खाते पीते भी थे और हर तरीके के कर्म भी किया करते थे, है ना। तो उस वजह से एक विचारधारा बढ़ गई। फिर मोतीलाल नेहरू के समर्थक और मोतीलाल नेहरू को जो समर्थन नहीं देते थे, वो दोनों आपस में डिवाइड हो गए। स्वराज पार्टी एक विभाजन है किसका? कांग्रेस का। अब स्वराज पार्टी में ही अपने आप में एक और विभाजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मोतीलाल नेहरू के समर्थन में नहीं थे और नहीं चाहते थे कि मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने। ठीक है, किसके? स्वराज दल के। ये लोग चाहते थे कि जिसको अध्यक्ष बनना चाहिए वो है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। कौन है मदन मोहन मालवीय? कौन है मदन मोहन मालवीय? हिंदू महासभा की स्थापना करने वाले। हिंदू महासभा की स्थापना इन्होंने करी थी, बताया था हमने लास्ट आपको जब फैक्ट कुछ लिखा रहे थे। तो मदन मोहन मालवीय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना करी थी। स्वराज दल के नेताओं के तौर पर हिंदू महासभा का अगर कोई लीडर आएगा तो वो शायद हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए कुछ लोग अपने आप को इससे हटाने लगे। उन्होंने बोला कि हम फिर स्वराज दल के नहीं हैं और हम स्वराज दल को नहीं मानते। अब क्या हुआ? स्वराज दल के अंदर मोतीलाल नेहरू को लेकर और मदन मोहन मालवीय की लीडरशिप को लेकर एक और बंटवारा हो गया। इस बंटवारे को ये नोट कर लो मेरे, अगर कुछ नोट करना है इसको नोट कर लो, फिर आगे बताओ।
मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन यहीं पे फंसाता है ज़्यादातर। 1922 से 29 तक का जो फेज है, ये फेज थोड़ा सा पेचीदा है ना। यहाँ पे समझ नहीं आ पाता एक्चुअल में कौन सा लीडर किसको फेवर कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है। विचारधाराओं का खेल है पूरा का पूरा। अभी तक गांधी का फेज जब तक चल रहा था तब तक तो बहुत क्लियर और स्पष्ट था, सारे लीडर एक ही तरफ है ना। और यहाँ से विभाजन शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन पूरी कोशिश करी जा रही है कि वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना बैठे। कांग्रेस से विभाजन स्वराज का हो गया और स्वराज से विभाजन फिर से अब 2 दलों में और हो जाएगा। उन 2 दलों की बात अभी मैं करने जा रहा हूँ। ये नोट हो गया हो तो बताओ, हो गया ना। स्वराज पार्टी का विभाजन अब हो गया प्रतिक्रियावादी और अप्रतिक्रियावादी। ठीक है, ये 2 तरीके का विभाजन। इसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिविस्ट, इसको बोला जाता है नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। ठीक है, प्रतिक्रियावादी और अप्रतिक्रियावादी, इन 2 दलों में कांग्रेस की स्वराज पार्टी का एक और विभाजन हो गया। अब ये थे प्रतिक्रियावादी और ये थे अप्रतिक्रियावादी। अब मुझे बताओ, स्वराज पार्टी के जो मोतीलाल नेहरू हैं वो कौन से दल में होंगे? अप्रतिक्रियावादी में होंगे। अप्रतिक्रियावादी में होंगे। मोतीलाल नेहरू जो किसी भी तरीके का स्वराज पार्टी में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, मतलब परिवर्तन नहीं चाहते, तो जैसी चले वैसी चलती है ना। तो जो परिवर्तन नहीं चाहेगा वो अप्रतिक्रियावादी में होगा। ठीक है, और जो परिवर्तन चाहेगा वो किसमें होगा? प्रतिक्रियावादी में होगा। तो इसके अंदर जो नाम आए उसके अंदर एक मदन मोहन मालवीय आ गए। ठीक है, इसके अंदर NC केलकर एक नाम आता है, इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, NC केलकर आ गए। और इसके अंदर एक नाम और आया जिनको लाला लाजपत राय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कुछ लीडर्स थे जो रिस्पॉन्सिविस्ट या फिर प्रतिक्रियावादी दल के अंदर अपने आप को समाहित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नाम मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू के साथ में यहाँ पे आके जुड़ गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब ये सारे लीडर्स याद रखने हैं आपको, सारे के सारे। देखो, हर वर्ग में जो दलों में लीडर्स का डिवीजन हो रहा है ना, तो ये लीडर्स के डिवीजन बहुत जरूरी है आपको याद रखना। अगर लीडर्स के डिवीजन याद रहेंगे आपको तो फिर आसानी से आप लोग इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, हर लीडर की विचारधारा इसी से समझ आती है कि वो कौन से दल का व्यक्ति है। ठीक है, तो इससे ही समझ आ जाती है। तो अगर आपको कल को लिखने को भी आ जाए कि मोतीलाल नेहरू की विचारधाराओं का वर्णन कीजिए, तो आप किसके बेसिस पे करोगे? यही सब जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी उन्होंने ज्वाइन किया, जो वर्क किया, उसी के बेसिस पे तो करोगे। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक आंसर भी आपका तैयार होता चलता है। तो रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में डिफरेंस क्या था? रिस्पॉन्सिविस्ट जो लोग थे स्वराज दल के अंदर, वो चाहते थे कि स्वराज दल की जो स्थापना हुई है, उस स्वराज दल की स्थापना के अंतर्गत थोड़ा सा रिलीजियस एंगल को जोड़ा जाए। रिलीजियस एंगल को जोड़ा जाए मतलब ये लोग मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाकर यहाँ पर जो प्रोमिनेंसी घोषित करना चाहते थे, वो ये घोषित करना चाहते थे कि हिंदू दल का वर्चस्व हो जाए देश के अंदर। लॉज, कानून, नियम जो भी चलने चाहिए वो कुछ इस आधार पर चलना चाहिए। ठीक है, अप्रतिक्रियावादियों का मानना था नहीं, सेकुलर सोच के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है, जिसके अंतर्गत किसी भी धर्म का कोई वर्चस्व नहीं रहना चाहिए, समान धर्मों का समान वर्चस्व रहना चाहिए। इस विचारधारा के साथ में मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोग आगे आ गए थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद में एक विभाजन और हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना का मोतीलाल नेहरू के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी बात को लेकर, और वो कॉन्फ्लिक्ट था स्वराज दल को ही आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए उस बात को लेकर। ठीक है, तो इसको लेके मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक दल अलग बना लिया जिसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट पार्टी। तभी मैंने बोला कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, टेंशन ना लो, सब रटा के भेजूंगा। ठीक है, इसके बाद मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना का क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उस कॉन्फ्लिक्ट से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक नया दल बना लिया जिसका क्या नाम था, इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है, मतलब इसको स्वतंत्र दल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वतंत्र दल या फिर इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी एक बन गई।
क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। जो कौन से समुदाय से बिलोंग कर रहा है? अप्रतिक्रियावादी समुदाय से बिलोंग कर रहा है। ये बात आ गई समझ में? ठीक। इसके बाद में यहाँ जो प्रतिक्रियावादी वाले वर्ग थे, जो रिलीजियस वर्चस्व को ऊपर रखना चाहते थे और चाहते थे हिंदू विचारधारा के हिसाब से सारी की सारी चीजें चले, उनमें भी आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उन कॉन्फ्लिक्ट से लाला लाजपत राय ने अपने आप को थोड़ा अलग कर लिया और लाला लाजपत राय ने बोला कि स्वराजवादी विचारधारा ऐसी नहीं हो सकती जिस तरीके से ऐसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर ने मिलकर एक नया दल बना लिया जिसको बोला जाता था नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, किसने बना लिया? मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर ने मिलकर एक नया दल बना लिया जिसको क्या बोला जा रहा है? नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? इतने नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है? पहले पता? हाँ, तुम तो पुराने वाले हो, तुम्हें पहले से पता। ऐसे नहीं बताया तुमने, वो अलग तरीके से बताया। देखो, जो हम लोग यहाँ पे एक डिवीजन की बात शुरू किए थे 1922 से 1922, है ना? 1922 में हुआ क्या? फिर से घटनाओं के ऊपर चलते हैं और फिर एक क्रोनोलॉजी को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बहुत ध्यान से सब सुनना, अपने अपने कलम रख देना एक, है ना? बहुत ध्यान से सुनना, ठीक? साथ में चलो मेरे, जहाँ मैं जा रहा हूँ, ठीक? वापस आ जाएंगे। हुआ क्या? 1922 के अंदर एक घटना हुई जिसको चौरी चौरा बोला जाता है। ठीक है, चौरी चौरा की घटना ने क्या करा? भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन को समाप्त कर दिया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को समाप्त किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया। अब कांग्रेस की जो भी विचारधारा थी वो गांधी के पक्ष में अलग बट गई और गांधी के विरोध में अलग बट गई। तो गांधी के पक्ष और गांधी के विरोधी दो वर्ग यहाँ पे डिवाइड हो गए, जिनमें एक का कहना था असहयोग आंदोलन चलते रहना चाहिए था, एक का कहना था नहीं असहयोग आंदोलन अच्छा हुआ बंद हो गया, हिंसा हो रही थी उसमें। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ? विभाजन हो गया। कांग्रेस का वो सेकंड डिवीजन कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं, और उस डिवीजन ने क्या करा? दो तरीके के वर्ग वहां पे डिवाइड कर दिए। एक वर्ग कौन सा था? परिवर्तनवादी, और एक कौन सा था? अपरिवर्तनवादी। ठीक है, और इन दो वर्गों में से जो परिवर्तनवादी वाला ग्रुप था, उन ग्रुप के अंदर सीआर दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और तीसरा कौन है? हकीम अजमल खान और सुभाष चंद्र बोस। ये चार नाम हम लोग ने पढ़े थे उसके अंदर। ये एक दल अलग हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अपरिवर्तनवादी ग्रुप को अगर देखा जाए तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली अंसारी, ये सारे के सारे अपने आप को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, इन दो विचारधाराओं में देश बट के चलने लगा। अब स्वराज पार्टी ने यहाँ पे क्या करा? परिवर्तनवादी ग्रुप ने क्या करा? स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, जिसमें मेन नाम कौन कौन आए? सीआर दास आया और मोतीलाल नेहरू आए। इसमें से सीआर दास अध्यक्ष बन गए और मोतीलाल नेहरू सचिव बन गए। ठीक है, अच्छा खासा सब भला चल रहा था। 1923 में इलेक्शन भी हुए। इलेक्शन होने के बाद में स्वराज पार्टी का वर्चस्व भी रहा, ज्यादा से ज्यादा सीटें उसने जीती भी, और उन्होंने अपने अध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया, जिसमें विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। स्वराज पार्टी अच्छी खासी जा रही थी, अचानक से क्या हुआ? सीआर दास की मृत्यु हो गई, और सीआर दास की मृत्यु के बाद लीडरशिप किसके हाथ में चली गई? मोतीलाल नेहरू की। मोतीलाल नेहरू के हाथ में जैसे ही लीडरशिप गई, अगेन फिर एक विभाजन हो गया। कुछ लोगों ने बोला हम मोतीलाल नेहरू को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति हैं, ठीक है, मांस वास सब खाते हैं, शराब पीते हैं और धर्म कर्म से इनका कोई लेना देना नहीं, तो हम ऐसे व्यक्ति को नहीं रख सकते। एक ने बोला नहीं, हम धार्मिक चीजों को आगे बढ़ाएंगे अब अपने आंदोलन के अंदर। तो स्वराज पार्टी का यहाँ पे एक डिवीजन हो गया, जिसमें डिवीजन प्रतिक्रियावादी और अप्रतिक्रियावादी दो समुदाय में हो गया। प्रतिक्रियावादी वाला वो समुदाय था जो मोतीलाल नेहरू को पसंद नहीं करता था और अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करता था। उसमें नाम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? जैसे आपके मदन मोहन मालवीय हो गए और एनसी केलकर हो गए, और तीसरा नाम लाला लाजपत राय। ये प्रतिक्रियावादी वाला ग्रुप था जिन्होंने प्रतिक्रियाएं दी, है ना। और अप्रतिक्रियावादी जो लोग नॉर्मल है, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू का नाम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्वराज को आगे बढ़ाने को लेकर कि किस विचारधारा पे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या करा? स्वराज पार्टी से यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना को निकाल दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा? अपना एक सेपरेट दल बना लिया जिसका क्या नाम है? इंडिपेंडेंट
पार्टी या स्वतंत्र दल जिसको कहा जाता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी हो सकता है। लाला लाजपत राय अलग से एक विचारधारा के व्यक्ति थे, शुरू से एक विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या करा, स्वराज का ये मतलब है ये नहीं कि उसमें एक तरीके के समुदाय को आगे बढ़ाने की बात की जाए, तो वहां पे भी हम लोग को सभी दलों को समान लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो स्वराज दल की विचारधारा यहाँ पे विभाजित हो गई और यहाँ पे उन्होंने क्या करा, लाला लाजपत राय के हाथ में स्वराज पार्टी को छोड़ के दो लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। कौन कौन? मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर। और इन्होंने किस पार्टी की स्थापना कर दी? नेशनलिस्ट पार्टी या फिर राष्ट्रवादी दल की स्थापना कर दी, जिसके बाद में क्या हुआ, स्वराज पार्टी दो पार्ट में विभाजित हो गया। ठीक है, चलो रिवाइज करो इसको, बंद कर लो, कॉपी लिख लो पहले अपना दफ्तर और इसको फिर से एक बार रिवाइज करो ध्यान से। फिर से एक बार ध्यान मुद्रा में चले जाओ, आंखें बंद करके, है ना। ये याद नहीं होता है फिर बाद में, है। अभी याद हो जाएगा तो अच्छे से कर लोगे। जो लिखना है लिख लो, जितना मैंने बोला अपने हिसाब से लिखो। क्या क्या लिखोगे इसमें? शुरू करो 1922 से, और 1922 से टेबल या क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश करो अपने अपने हिसाब से। 22 से लेकर 25 तक की क्रोनोलॉजी बनाओ, क्या हुआ कांग्रेस के साथ में, स्वराज पार्टी के साथ में, अपने अपने हिसाब से कॉपी में बनाओ, कॉपी में बनाओ। 22 से लेकर 25 तक में क्या क्या परिवर्तन हुए। चौरी चौरा की घटना से शुरू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेट लिखो, डेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्रोनोलॉजी लिखो कि घटनाएं कौन कौन सी हो।
प्रॉपर्टी हमने सब रोक दिया था, उसके बाद गांधी जी ने बात को वैल्यू कर दी कि अगर मैं 6 साल और आंदोलन चलाया तो फिर वीडियो आ जाएगा ना। आंदोलन में गांधी जी ने को बैन कर दिया, विदेशी और विरोध नहीं करेंगे तो सस्ता महंगाई मिलेगा। गांधी जी ने आंदोलन कारण लिख लिए हैं? हो गया? ये कुछ लोग लिख रहे हैं हाथ चल रहा है। जिन्होंने लिख लिया अच्छी बात है, अपना खुद एवेल्यूशन करिए, देखिए क्या लिखा है आप लोगों ने, है ना। और जिन लोगों ने सही से लिख लिया है मतलब उनको सारी बातें समझ आ गई, और जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है फिर से एक बार इसको रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को नोट्स के फॉर्म में अगेन फिर दे दूंगा, लेकिन इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा जाके, ठीक है। लिखने का मतलब ये था अभी, अगर अभी लिख लोगे तो अब इस चीज़ को कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे। तो जिन्होंने भी लिख लिया होगा वो इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोगों ने फॉलो किया, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए स्वराज पार्टी जो कि एक अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी के तौर पर उभर के सामने है ना, और स्वराज पार्टी ने अभी तक भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए। 2 चुनाव प्रक्रिया की बात करिए, 1923 और 1926, इन दोनों चुनाव के अंदर स्वराज पार्टी ने अच्छे बहुमत के साथ में देश में अपनी अपनी सीटें प्राप्त की थी, ठीक है। 2 इलेक्शन इस समय हुए थे और दोनों इलेक्शंस में इन्होंने अच्छी तरीके से वहाँ पे जीत प्राप्त की। लेकिन धीरे धीरे स्वराज पार्टी का विघटन होता चला गया या पतन होता चला गया, उसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार है। स्वराज पार्टी जिसने भारत में एक बड़ा बदलाव करने का प्रयास किया, उसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हैं जिसका पतन हो गया। पहली कारण तो हम लोग सीधा सीधा CR दास की मृत्यु ही लिख देते हैं कि CR दास की समय मृत्यु हो गई, जिसके बाद पार्टी का नेतृत्व करने वाला कोई भी बचा नहीं, और बचा तो उसमें भी एक विभाजन देखने को मिलता है। तो पतन का पहला कारण हो गया CR दास की मृत्यु, ठीक है। दूसरी चीज, स्वराज पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, हम लोग देख रहे हैं संवैधानिक विकास करना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे करना चाहते थे? विधानसभाओं का पार्ट बन के करना चाहते थे, वहां पे जाके अपने बात रख के उसके अंदर चेंजेस करना चाहते थे, ठीक। वहां क्या हुआ, जाके जैसे ये लोग पहुंचे, इनको ताकतें तो मिल गई, लेकिन अभी भी वो ताकत नहीं मिली जिस ताकत के थ्रू ये एक बड़े बदलाव को कर सकते थे देश के अंदर। बड़ा बदलाव कैसे कर सकते हैं? जब आपको राइट्स मिलेंगे खुद वोट करने के, संसद में बैठे जरूर हो, लेकिन आपको बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वोट करने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा, तो वो अधिकार किस काम का? तो 1926 तक के इलेक्शन के बाद में भी भारतीयों को अधिकार दिए ही नहीं गए कि वो अपना संवैधानिक विकास कर पाए, ठीक है। जिसकी वजह से जो इनका सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव था, वो थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव संवैधानिक विकास करना, वो एकदम अछूता रह गया, क्योंकि ये अपनी एक राजनीति में पड़ गया, स्वराज की एक राजनीति में, कि स्वराज दल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। वहां एक ऑब्जेक्टिव संवैधानिक विकास का छूट गया, जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो एम था वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। ये दूसरी इसकी विफलता के कारण है या फिर पतन का कारण है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये लोग देश के अंदर नहीं कर पाए, ठीक है। तीसरा कारण अगर इसकी तरफ देखें हम लोग, तो स्वराज दल के या स्वराज पार्टी के नेताओं के आपसी मतभेद,
ठीक है। आपसी मतभेद की बात अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली। आपसी मतभेद में क्या हुआ, कई सारे दलों ने अलग अलग अपने आप को विभाजित कर लिया और अलग अलग तरीके से खुद को लेकर चले गए। कोई इंडिपेंडेंट पार्टी बना ले रहा है, कोई नेशनलिस्ट पार्टी बना ले रहा है, कोई प्रतिक्रियावादी है, कोई अप्रतिक्रियावादी है। इस तरीके से तमाम विभाजन स्वराज दल के अंदर होते चले गए, जिसमें स्वराज पार्टी को तोड़ने का कार्य किया होगा। चौथी चीज, स्वराज दल के लोग जिन ऑब्जेक्टिव्स को उठा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो ऑब्जेक्टिव कहां तक नहीं पहुंच पाएगा, फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है ना। जो अनपढ़ वर्ग है, जो अभी भी आप मान लो कि भारत का 70% से ज्यादा पॉपुलेशन, 70% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसा है जिसने अभी एक अक्षर नहीं पढ़ा होगा इस समय, वो है ना। तो यहाँ पे 70% से ज्यादा पॉपुलेशन को आप हिट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो कैसे कर रहे हो कि हम भारत में संवैधानिक विकास लेके आएंगे। उन्हें पता ही नहीं है संवैधानिक विकास क्या है और संविधान में विकास किस तरीके से हो सकता है। तो आप ऐसी जनता को हिट नहीं कर पाए। तो मेजोरिटी को कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी इसलिए हिट नहीं कर पाई क्योंकि इनके लक्ष्यों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था वो ये लोगों को नहीं समझा पाए। ठीक है, तो कई सारे वर्ग या फिर बहुत सारे समुदाय कह सकते हो आप, वो कहीं ना कहीं स्वराज दल से अपने आप को विभाजित पाते हैं। ठीक है, या विभाजित अपने आप को समझते थे। जैसे जिसमें एक एग्जाम्पल के फॉर्म में फार्मर्स भी ले सकते हो, या फिर आगे चल के मुस्लिम्स भी इससे अपने आप को अलग मानने लगे। ठीक है, तो उन्हें भी लगा हमारा भी इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई योगदान नहीं है, ना हमें इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है। तो कोई वर्ग या समुदाय, कई सारे लोग इससे अपने आप को फायदे में नहीं मानते थे। तो पतन के कारणों में, किसी भी चीज का जब पतन होता है तो उसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन स्वराज पार्टी के पतन के पीछे के कारण उस समय की समस्याएं थी जो ये लोग हिट नहीं कर पाए। उस समय की समस्याएं थी ज्यादातर फार्मर्स की, है ना, किसानों की ज्यादा समस्याएं थी, और ज्यादातर समस्याएं मजदूरों की थी, और किसानों मजदूरों की समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से स्वराज पार्टी का कहीं ना कहीं वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात बार बार होती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के भी बेसिस पे कुछ भी देखने को वहां नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत रिसोर्सेज को इतना ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से स्वराज पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी वो लोगों तक नहीं पहुंची, और इसका धीरे धीरे पतन हो गया। ठीक है, विभाजन बहुत बड़ा कारण है कि लोगों में जो आपसी मतभेद था, जो एक विभाजन हुआ था बड़ा, वो विभाजन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्वराज पार्टी का विघटन हो गया, पतन हो गया। ठीक है, स्वराज पार्टी का पतन, अब ये मत समझ लीजिएगा स्वराज पार्टी खत्म हो गई। पतन का मतलब किसी का भी ये नहीं होता है कि वो खत्म हो गया, बिल्कुल उसका अंत ही हो गया, वो एकदम खत्म हो गया, है ना। जैसे मुगलों का पतन भी हम लोग पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, इसका मतलब ये नहीं मुगल खत्म हो गए, उसके बाद में भी लेटर मुगल्स आते चले गए, लेकिन मुगलों की ताकतें खत्म हो गई, वो उस हिसाब से नहीं रह गए जो शक्ति पहले रखा करते थे। स्वराज पार्टी अभी भी है, और स्वराज पार्टी 1930 तक स्वराज पार्टी वर्क करती रहती है। 1930 तक स्वराज पार्टी वर्क करती रहती है। 1930 में यहाँ पे गांधी जी का एक मूवमेंट शुरू होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, जिसको सभी ने अवज्ञा आंदोलन आप लोग बोलेंगे। इसको हम लोग 30 से 34 तक पढ़ेंगे, जब फेज आएगा 2 फेज में पढ़ेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब 1930 में शुरू हुआ, कांग्रेस ने इसको मान्यता दे दी थी, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत के अंदर चलेगा। तो स्वराजियों ने अपने आप को कांग्रेस में आके मिला लिया। तो कांग्रेस पार्टी का विलय हो गया स्वराज के साथ में कब? 1930। यहां से स्वराज खत्म। ठीक है, अब स्वराज पार्टी या फिर स्वराज का कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अस्तित्व में नहीं बचा जो एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट लीडर्स के तौर पर एक अलग पार्टी को बना के निकले थे। ठीक है, तो स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1922 में हुई, 1930 में आके पूर्ण रूप से कांग्रेस में ही उसका विलय हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो स्वराज पार्टी जो आज का हमारा पहला टॉपिक था, वो शुरू हुई 1922 में, और यहाँ कब खत्म हो गई? 1930 में। ठीक है, मिडवे क्या क्या है स्वराज पार्टी के समय का, वो सब ध्यान रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं यहीं पे होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसको नोट कर लो अगर करना है, पहले ही नोट करके बैठ जाते हो। सुनते उनते नहीं हो क्या तुम? सुनते भी हो, नोट भी करते हो, वाह मल्टी टैलेंट। हटा दें इसको, हो गया नोट? कुछ है समझदार जो बाद में नोट, पाँच साल में अगर नोट करोगे तो कैसे याद होगा? सुनोगे कैसे शब्दों? हटा दें?
चलिए इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अब सेकंड वाला जो आज का पोर्शन है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। और ये सेकंड फेज की बात कर रहे हैं हम लोग अब, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी गतिविधियां हिंदी में बोला जाता है इसको, ठीक है। वो प्रारंभिक चरण पढ़ा था हमने, अब ये द्वितीय चरण है कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां देश के अंदर हो रही, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए भारत के अंदर अब हम लोग फेज जो पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का फेज है, ठीक है। वो पहले का या वर्ल्ड वॉर के दौरान का फेज था, ये कब का फेज है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का। तो यहाँ जितनी भी स्वराज पार्टी के सकारात्मक प्रभाव, हाँ सकारात्मक प्रभाव भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सकारात्मक प्रभाव में ये कह सकते हैं हम लोग कि देश के अंदर राजनीतिक जो उथल पुथल हुई उसके अंदर स्वराज पार्टी का एक बड़ा योगदान था। मतलब लोगों ने यहाँ से राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, है ना। हाँ, तो जैसे इलेक्शंस कंटेस्ट होने लगे, इसके बाद में 1937 में इतनी डिमांड बढ़ गई कि डायरेक्ट प्रोविंशियल इलेक्शन होना शुरू हो गए थे, है ना। डायरेक्ट इलेक्शन होना शुरू हो गए थे उस समय में। किसकी देन है, स्वराज पार्टी की ही देन है। स्वराज पार्टी ने कुछ मजबूत किया हो ना किया हो, लेकिन स्वराज का मुद्दा बहुत मजबूत कर दिया था। लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि सब कुछ स्वराज है, मतलब सेल्फ रूल ही से बड़ा परिवर्तन आ सकता है देश के अंदर। तो वो स्वराज का जो एक 1929 में पूर्ण स्वराज का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू उठा रहे हैं, वो किससे इंस्पायर होकर उठा रहे हैं, स्वराज पार्टी से इंस्पायर होकर उठा रहे हैं। स्वराज पार्टी ने हमको एक बड़े लीडर्स दिए, जैसे मोतीलाल नेहरू का एक बड़ा नाम उसके अंदर आया, सीआर दास एक बड़े नाम के तौर पर उभरे, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से बहुत एक्टिव हो गया पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक। इसके अलावा हम लोग सिराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम नेताओं को देखेंगे। तो इन सब ने एक सफल नेताओं के तौर पर हमको प्रतिनिधित्व दिया, जो आगे चल के पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके की गतिविधियां करते रहे, है ना। तो सफलता के तो बहुत सारे प्रमाण हैं, स्वराज पार्टी को सफलता का इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी गतिविधियां बात कर रहे हैं। मतलब है इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी घटनाएं देश के अंदर हुई, उन घटनाओं में इसका नाम आता है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की घटनाओं में सबसे पहली घटना जो है, वो पहली घटना है 1924, ठीक है। 1924 से हम लोग इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर देश के अंदर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बन गया। उसने बोला कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है या ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन देश के अंदर जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ करेंगी उसको लीड करा करेगा। ये वो आर्मी पैदा करेगा देश के अंदर, जो आर्मी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। वही आर्मी क्या करा करेगी, देश के अंदर जितने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आंदोलन चलाने हैं उनको ये लीड किया करेगी। तो पहला जो 1924 में ऑर्गेनाइजेशन बना, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था HRA, ठीक है। इसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। क्या नाम है इसका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फुल फॉर्म मेंशन कर लेना, इसकी लिख लेना। 1924 में एक पहला ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस एसोसिएशन में बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो था सचिंद्र नाथ सान्याल का। सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था, और HRA के सबसे पहले अध्यक्ष के तौर पर भी इन्हीं को चुना गया था। तो सचिंद्र नाथ सान्याल की अध्यक्षता के अंदर एक ऐसे गठन को बनाया जा रहा है, एक ऐसी पार्टी का गठन किया जा रहा है जो भारत के अंदर तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखिए इनका उद्देश्य क्या था। इनके उद्देश्य में पहला उद्देश्य ये था कि ब्रिटिशर्स के मन में डर उत्पन्न करना, ठीक है। उनके मन में डर उत्पन्न करना, एक डर या भय बढ़ा देना, ठीक है। तो भय बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। दूसरी चीज, अगर किसी भी तरीके के वायलेंस एक्टिविटी को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा तो वायलेंस का भी हिस्सा हम लेंगे, वायलेंस का भी मतलब सपोर्ट लेंगे, वायलेंस से भी पीछे हटने को ये लोग तैयार नहीं थे। तो वायलेंस जैसी गतिविधियों को भी बढ़ाने के लिए तैयार थे। वायलेंस भी इनका एक उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य इनका था कि डकैती करना और लूटपाट करना, ठीक है। डकैती और लूटपाट ये भी इनका उद्देश्य था। अब ये भारतीयों से नहीं, किससे करेंगे, अंग्रेजों से करेंगे, ठीक है। तो डकैती लूटपाट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल काकोरी केस देखोगे आप लोग, वो भी किसके अंतर्गत हुआ था, इन्हीं के अंतर्गत हुआ था। HRA के अंतर्गत यहाँ पे उसको कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो डकैती लूटपाट करके
फंड को इकट्ठा करा जाएगा, उस फंड से नेतृत्व कराया जाएगा और जितने भी अंग्रेज विरोधी कार्य किए जा सकते हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के और इम्पोर्टेंट सदस्यों की अगर बात करें तो उनमें सुखदेव एक नाम आ जाता है, ठीक है। आगे चल के राजगुरु का नाम सुनोगे आप इसके अंदर, ठीक है। अशफाकुल्ला खान इसी के पार्ट थे, ठीक है। ये सब क्रांतिकारी नाम हैं जो इस समय में इस समुदाय से आके जुड़ गए थे, ठीक। एचआरए का परिवर्तन हुआ थोड़े समय बाद जब 1928 में भगत सिंह आए, ठीक है। और भगत सिंह आने के बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दे देते HSRA, ठीक है। बस एक छोटा सा परिवर्तन है, मतलब सोशलिस्ट और ऐड कर दिया गया उसमें, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको बोल दिया गया। और इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य सीधा सीधा था, अब भारत के अंदर समाजवाद को बढ़ावा देना। इसको बढ़ावा देना, समाजवाद को बढ़ावा देना। भगत सिंह जब तक भी नेतृत्व करेंगे या जब तक जीवित रहे उन्होंने हमेशा एक लक्ष्य रखा था अपना, और वो था समाजवाद। मतलब समाजवाद को सबसे सर्वोपरि रखना और उसको सबसे ज्यादा महत्व देना, ठीक है। और समाजवाद के बीच में हिंसा का जो एक अलग से एंगल जोड़ के आता है वो समाजवाद के साथ में कैसे बैलेंस करता है, ये बात सोचने वाली है। समाजवाद का तात्पर्य समझते हैं आप लोग, क्या होता है? क्या होता है समाजवाद? सोशलिज्म या समाजवाद हम लोग किसको कहते हैं? कोई भी डेफिनेशन, कुछ भी अगर पता हो, कोई एग्जाम्पल पता हो, कोई आइडियोलॉजी पता हो, कुछ ऐसा नियम कानून जो समाज के साधनों का समान वितरण हो सभी को। अच्छा अच्छा, हाँ। और कुछ इसका कोई अलग एंगल और है? समाजवादी विचारधारा, आपने मार्क्सवादी विचारधारा भी सुनी होगी, समाजवादी विचारधारा भी सुनी होगी, पूंजीवादी विचारधारा भी सुनी होगी। ये सब बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो अलग अलग तरीके से वर्क किया करती हैं। उसमें एक समाजवादी विचारधारा जो भारत ने चूज करी थी जब आज़ादी ली थी, कि हम समाजवाद की विचारधारा के ऊपर चलना चाहते हैं। तो समाजवादी विचारधारा को इन्होंने क्यों किया होगा एक्सेप्ट? हाँ त्रिपाठी, तुमने तो पढ़ा पिछले साल, अभी बताया था तुम थोड़ी देर पहले, ये सब तो पिछले साल पढ़ा। बताओ क्या है समाज? क्या समान लोग समान तो फिर समाजवाद के कॉन्सेप्ट को ऐसा समझो, थोड़े समय पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया था, 2 वर्ड बताए थे इवन गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में, अंत्योदय और सर्वोदय, है ना। अंत्योदय और सर्वोदय की जब गांधी जी बात करते हैं तो उसके अंदर वो समाजवाद का ही एक तत्व दिखाई देता है। जैसे शायरा ने भी बताया कि समाज के हर वर्ग को सारे साधन प्राप्त हो जाए, है ना। तो सभी लोगों को साधन, हाँ, वेलफेयर स्टेट ही तो एक समाजवाद का तत्व है। जो राज्य होते हैं कल्याणकारी राज्य, उनका एक तत्व ही तो है समाजवाद का, है ना। तो बताएं क्यों नहीं, वही तो पूछा है ना। तो समाजवाद का मतलब यही होता है सबको इक्वल सारे के सारे साधन प्राप्त हो जाए, है ना। लेकिन समाजवाद के प्रिंसिपल को जो अचीव करना है वो अप्रोक्स नामुमकिन जैसी चीज होती है कि आप समाज के सभी वर्गों को कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, कैसे इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये चीज काफी मुश्किल है ना। और भारत के अंदर समाजवाद के तत्व को अपनाया तो जरूर जाता है, लेकिन क्या एक्चुअल में फॉलो किया जाता है? नहीं किया जाता है। सभी वर्गों को समान वेतन है क्या? नहीं। सभी वर्गों की समान आय, वेतन या फिर रिसोर्सेज को उनको प्रोवाइड कर देना, अनाज उन तक पहुंच जाना, कपड़े उन तक पहुंच जाना, या फिर कोई भी ऐसी रिसोर्सेज नहीं है कि समान तौर पर उनको मिल रही हो, फिर भी हम कहते हैं हम समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं।
तो समाजवादी एक विचारधारा है, और विचारधारा सत्य ही हो और वो सच ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। तो भगत सिंह ने भी इस समय एक विचारधारा अपने अंदर डेवलप की थी कि वो भारत को एक ऐसे रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं जिसका मकसद समाजवाद होगा, ठीक है। और अगर उससे मेजोरिटी भी हिट कर जाती है तो हमारा समाजवाद का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो सभी लोगों को इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, तभी इन्होंने HRA के लक्ष्य को बदल के HSRA कर दिया, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम रख दिया गया। और इस लक्ष्य के अंतर्गत इन्होंने बोला कि समाजवाद को प्राप्त किया जा सकता है और प्राप्त करना आसान है, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण है अंग्रेज। किसको बताया? अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज ही वो भी लोग हैं जिन्होंने भारत में भारतीयों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी हुई हैं। उनको किसी भी तरीके से बराबरी का हक नहीं मिल पाता। किसकी वजह से? अंग्रेजों की वजह से। तो इन्होंने क्या बोला? अंग्रेजों को हटाएंगे तो सभी लोगों को समान अधिकार मिल जाएंगे, समान सभी को राइट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव समाजवाद के ही बेसिस पे क्या बन गया? अंग्रेजों को हटाना। अब अंग्रेज हटेंगे कैसे? उसका रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसका रास्ता ढूंढते ढूंढते पता चला कि अंग्रेज अपील से, एप्लीकेशन से, पेटिशन से, प्रेयर से नहीं हटने वाले। ये सब भारतीय पहले भी करके देख चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक। ये लोग तो नहीं हटने वाले। तो फिर इसका रास्ता क्या है? तब इन्होंने कुछ इतिहास की किताबें पढ़ी, और इतिहास की किताबों को पढ़ने के बाद में अभी रिसेंट में एक कांड हुआ था 1917 में, रशिया का रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या हुआ था इस समय? रशिया में क्रांति हो गई थी बहुत बड़ी, और रशिया की क्रांति ने दो विचारधाराओं को जन्म दिया था, मेंशेविक और बोल्शेविक विचारधारा। पढ़ोगे जो वर्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ा हुआ। बोल्शेविक विचारधारा वही विचारधारा है जो समाजवाद से जुड़ती हुई विचारधारा है, जो समाजवाद को आगे बढ़ाती है, वो है बोल्शेविक विचारधारा। लेकिन बोल्शेविक विचारधारा को प्राप्त करने के लिए वहां हुआ था संघर्ष, और संघर्ष में उनकी हिंसाएं, और हिंसा के माध्यम से जब बहुत सारे लोग मारे गए तब जाके उन लोगों को बोल्शेविक का एक मतलब समझ आया और उन्होंने समाजवाद को स्थापित किया। तो भगत सिंह को ये बात तो समझ आ गई थी कि HSRA को नॉन वायलेंस के बेसिस पे चलाने की अगर कोशिश करी तो फिर ये पार्टी का कहीं ना कहीं बंटाधार हो जाएगा। तो इसको चलाने का एक तरीका है, इसके अंदर हिंसा के तत्वों को लाना ही पड़ेगा, और हिंसा ऐसी ना हो कि वो मासूमों की हत्याएं कर दे, वैसे हिंसा भी अलाउड नहीं। हिंसा हो लेकिन गलत के खिलाफ हो, है ना, ऐसी हिंसा को इन्होंने आगे बढ़ाया। क्योंकि इनका कहना था कि अंग्रेज भी तो हमारे खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, लेकिन वो नकारात्मक हिंसा। हम सकारात्मक हिंसा करके अंग्रेजों को बस यहाँ से हटा के अपने राइट्स लेना चाहते हैं, समाजवाद लेना चाहते हैं। ये भगत सिंह की विचारधारा है, जिसको आप हमेशा ये समझते हो कि भगत सिंह का मतलब हिंसा है ना। हमेशा दिमाग में यही आ जाता है कि भगत सिंह आए, सबको मार कूट के चलेगा, फांसी चढ़ के चलेगा, इतना ही सोचता भगत सिंह के बारे में, है ना। लेकिन भगत सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, और भगत सिंह ने जब एंटर किया तो एक समाजवाद की विचारधारा के साथ एंटर किया था। इनके राजनीतिक गुरु, इनके स्पिरिचुअल गुरु, जो जिसको ये सब कुछ मानते थे, उनकी हत्या अंग्रेजों ने इस समय में कर दी थी। 1927 क्या हुआ था उस समय? साइमन कमीशन आया था, और साइमन गो बैक के नारे देते हुए लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हुआ, और लाला लाजपत राय की हत्या अंग्रेजों ने कर दी थी लाठी चार्ज करके। उसी लाठी चार्ज की हत्या होने के बाद में भगत सिंह आए थे ये पूरे के पूरे सामने, और HSRA की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। तो समाजवाद को लक्ष्य जरूर बनाया, लेकिन दिमाग में एक चीज और भी थी कि समाजवाद तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसके अंदर कुछ हिंसात्मक तत्व ना मिल जाए, और हिंसात्मक तत्व वो होने चाहिए जो नकारात्मक शक्तियों को भगाने में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये विचारधाराएं लिखने को आ जाती है मेंस में कभी कभी, तो ध्यान रखना इसका। तो HSRA की स्थापना यहाँ पे आके कर देते हैं भगत सिंह, और भगत सिंह की HSRA जो है भारत के अंदर सारी क्रूल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। मतलब अभी 1929 के अंदर देखोगे आप किस तरीके से इन्होंने, 1928 में भी देखोगे जो भी कार्यवाहियां इन्होंने की, वो कार्यवाहियां कहीं ना कहीं लोगों को हिंसात्मक कार्यवाही के तौर पर दिखाई देती है। या तो किसी का मर्डर कराया जा रहा है, या तो डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, या फिर संसद के ऊपर बम फेंक दिया जा रहा है ना। तो ऐसी तमाम घटनाएं इस समय में इनके बाद में आके देखने को मिलती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अगर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? HRA का। और HRA और HSRA को दोनों को 1928 में जोड़ दिया भगत सिंह ने, और इसके इंपॉर्टेंट नेताओं में इन सबका नाम यहाँ पे पॉपुलर आता है, ठीक है। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा फेज यहाँ से शुरू हो जाता है। अब कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के अंदर हुई, उन क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हुई होंगी। ये लिखिए, लिख लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है काकोरी।
कब हुआ था? काकोरी डकैती केस कब हुआ है? अच्छा, काकोरी पड़ता कहाँ है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच में। अच्छा, हरदोई और लखनऊ के बीच कह देती तब भी सही। लखनऊ एंटर करने से पहले है ना काकोरी एक स्टेशन पड़ता है, आज भी काकोरी पार्ट है लखनऊ का, ठीक है, लखनऊ का पार्ट होता है, ठीक। तो काकोरी कांड हुआ कब था ये बताओ? 1925। हाँ पक्का लिख दे? तुम लोग बता रहे हो, मैं नहीं लिखूं। 1925 से पढ़ाऊंगा, ठीक है। काकोरी कांड 1925 के अंतर्गत हुआ। अब इस काकोरी कांड के अंदर हुआ क्या कि देखिए, एचआरए का पूरा प्लान था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पूरा प्लान था कि इनके टारगेट में तो डकैती लूटमार भी, कि जब तक डकैती लूटमार नहीं करेंगे तब तक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कैसे करेंगे। चंदा तो भारतीय कांग्रेस देने नहीं वाली, हिंसात्मक कार्यवाही के लिए नहीं देगी ना, और ना भारत के लोग देंगे कि हमें हिंसा कर नीलाम में चंदा तो नहीं देंगे, तो करें क्या? डकैती करें, लूट करें, लेकिन किससे करें? अंग्रेजों से करें जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, है ना। तो ये वही वाला केस है। इसके अंदर क्या हुआ कि एक ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी काकोरी से, और इस ट्रेन के अंदर इस समय में अंग्रेजों की काफी वैल्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ पे थी, सोना चांदी से लेकर तमाम चीजें इसके अंदर भरी हुई थी, ठीक है। और ये ट्रेन के बारे में एचआरए ने अपने खुफिया विभागों से पता लगाया कि एक ट्रेन यहाँ पे इतने इतने समय में गुजरने वाली है, जिस ट्रेन के अंदर सोना चांदी और काफी इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल वस्तुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि काकोरी की डकैती करते हैं, काकोरी ट्रेन में डकैती डालते हैं, और डकैती डाल के जितना भी वहां से सोना चांदी प्राप्त होगा उसको लेके भाग जाएंगे और उसको यूज करेंगे कहाँ पे? एचआरए के डेवलपमेंट में और भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में, ठीक है। उसके लिए करा जाता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट लीडर्स में नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम जरूर आते हैं। जैसे पहला नाम सचिंद्र नाथ सान्याल का ही है, क्योंकि ये इसके समय में लीडर थे और काकोरी कांड से एकदम रिलेटेड माने जाते हैं, ठीक है। पहला नाम सचिंद्र नाथ सान्याल। और कोई नाम? अशफाकुल्लाह खान। हाँ, अशफाकुल्लाह खान पता है। राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल है इसमें? नहीं है? रोशन सिंह, हाँ वो भी सारे लिखाएंगे यार, फांसी तो मतलब जिसको फांसी हुई सब, फांसी तो बहुत लोगों को। 1922 से 29 के बीच में जितनी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, उन क्रांतिकारी गतिविधियों में 125 लोगों को फांसी हुई है। लिस्ट बनानी है नहीं ना? ठीक है। अब एचआरए ने या फिर इन तमाम मेंबर्स ने मिलके जब ये केस या काकोरी डकैती जैसा कांड हुआ, इस कांड के बाद में ये लोग तो लूटमार करके चले गए। लूटमार करने के बाद में क्या हुआ? जांच कमेटी बैठी। जांच कमेटी ने जब जांच करना शुरू किया तो उनको पता चला एचआरए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की गतिविधियां देश में चलाता है, और किसी भी देश में अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो वो सरकार की नजरों में रहता है। जैसे नक्सलाइट एरिया, झारखंड के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं सबको पता है कौन कर रहा है, नक्सलाइट वाले कर रहे हैं ना। तो वो क्या करते हैं? सीधे जाके रेड मारेंगे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती है। तो जैसे ही ये पता चला कि यहाँ पे काकोरी डकैती हुई है तो तुरंत किसके ऊपर शक किया? पूरा का पूरा सीधे एचआरए के ऊपर। और एचआरए के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जितने भी नाम आपको दिखाए इन सबको ट्रायल पे ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद इनके ऊपर केस चलाया गया। इसमें से जो सचिंद्र नाथ सान्याल है, ये सचिंद्र नाथ सान्याल बच के निकल गए।
ठीक है। बच के कैसे निकल गए, इनके ऊपर ट्रायल जरूर चला, लेकिन इन्होंने अपने आप को निर्दोष प्रूव कर दिया। और निर्दोष प्रूव ऐसे कर दिया क्योंकि इन्होंने एचआरए की अध्यक्षता से कुछ ही समय पहले रिजाइन दिया था जब ये केस होने वाला था। ठीक है, क्योंकि इनका प्लान था पहले से पहले कि मैं भाई ऐसा केस करने वाला हूँ, कुछ ना कुछ, अगर अध्यक्ष रहूंगा तो सबसे पहले मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी। तो इन्होंने क्या करा था, अध्यक्ष के पद से रिजाइन कर दिया था और इन्होंने अंग्रेजों के सामने वो पत्र दिखा दिया कि मैं तो रिजाइन कर चुका हूँ और मेरा इस राजनीति से या फिर एचआरए से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है ना। तो अगर आप भी किसी कंपनी से ऐसे जुड़े हुए हो किसी भी तरीके से, जो कल को ऐसा कोई गतिविधि करने की उम्मीद है ना, तो उससे पहले ही रिजाइन करके बैठ जाना है ना। चलाते रहना भले थे लेकिन बाद में देखा जाएगा। तो सचिन सानिया यहाँ पे थोड़ा समझदारी दिखा गया और उन्होंने क्या करा, रिजाइन करा। रिजाइन करने के बेसिस पे क्या करा गया, उनको यहाँ से छोड़ दिया गया। बाकी लोग बन गए इसके अंदर, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी या फिर राम प्रसाद बिस्मिल या रोशन सिंह, इन सबको पकड़ के काकोरी केस के बेसिस पे तो नहीं सजा दी गई। ऐसा नहीं कि इनको हत्याकांड के आरोप में, क्योंकि हत्या तो नहीं हुई है ना यहाँ पे किसी तरीके की, लूट ही तो करके भागे। लूट में क्या फांसी दे दोगे किसी, है ना, नहीं दे सकते ना लूट में किसी को फांसी। लेकिन अंग्रेज तो उस समय कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस लूट में फांसी नहीं मिली इन लोगों को। इनके ऊपर ट्रायल चला, ये सारा केस का ट्रायल चला। इस केस के ट्रायल के बाद में कभी ये जेल जाते थे, कभी जेल से बाहर आते थे, जैसे आज भी होता रहता, जमानत पे लोग निकलते रहते हैं बार बार, और जैसी जमानत मिलती थी एक हाथ को ये ठोक आते थे, ठीक है, फिर मिलती थी फिर उठा के ऐसे। तो इनके ऊपर इतने मल्टीपल केसेस लग गए समय तक, 1930 आते 31 आते आते कि 1931 आते आते इतने मल्टीपल केसेस में उन सबका समूह बना के फिर इन लोगों को वो पनिशमेंट दी गई थी मर्डर के चार्जेस के बेसिस पर, तब इनको फांसी हुई, है ना। तो ये मत सोच लीजिएगा कि काकोरी के बेसिस पे किसी को फांसी दे दी गई थी। काकोरी कांड हुआ, लूट मार हुई, अंग्रेजों के सारे सामान को वापस इनसे ले लिया गया, अंग्रेजों ने वापस छीन लिया था, जो भी लूटा गया था सब निकाल लिया था। लेकिन काकोरी कांड एक ऐसा इतिहास का हिस्सा मान लिया गया कि जिसने नेतृत्व प्रदान करना शुरू कर दिया कि अब रिवॉल्यूशनरी गतिविधियां ही हैं जिसकी वजह से अंग्रेज अब घबराएंगे और भारत को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये पहला वो केस है जिसको हम लोग काकोरी डकैती कांड के तौर पर जानते हैं, 1925, जिसके इंपॉर्टेंट लीडर आपसे पूछ लिए जाते हैं और यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट लीडर्स पूछ लेगा और केस कब का ये पूछ लेगा। ठीक, लिख लिया ना। उसके बाद में है लाहौर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, इसको बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी या लाहौर षड्यंत्र केस। क्या हुआ था लाहौर? (1928) 1928। ठीक है, 1928 में ये षड्यंत्र बनाया गया था और इस षड्यंत्र के तहत कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने का प्लान बनाया गया। ठीक है, इसको लीड कौन कर रहा है? HSR। ठीक है, अभी तक HRA ने लीड किया था काकोरी जैसा केस, इसको कौन कर रहा है? HSRA इसको लीड कर रहा है। ठीक है, अब HSRA के जितने भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं इस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कभी सुना है आप लोग ने? क्या हुआ होगा इसमें, किस तरीके की घटनाएं होंगी? कभी किसी ने सुना है? कोई इतिहास पढ़ा हुआ है क्लास में? अच्छा, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस सुना है? दिल्ली षड्यंत्र केस नहीं, वो भी नहीं सुना। नासिक षड्यंत्र केस ना, वो भी नहीं सुना। अच्छा, गदर पार्टी के बारे में सुना है? गदर पार्टी नहीं सुना? क्या था गदर पार्टी? गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लाला हथियार थे। उद्देश्य पूछ रहा हूँ मैं, लीडर का नाम पर पूछ रहा हूँ। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? कहाँ हुई थी फॉर्मेशन गदर पार्टी? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चलो ये तो पता है। कब हुई थी फॉर्मेशन? 18, 14, 13 क्या? 1913 में हुई थी। ठीक है, और उद्देश्य क्या था इसका?
क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना सबसे आसान आंसर। वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वही करा जाएगा। कोई पर्टिकुलर उद्देश्य गदर पार्टी का क्या था? गदर पार्टी की फॉर्मेशन किस समय में हुई? आसपास की कोई घटना याद आती है? कुछ ऐसा 1913 में जब इसकी स्थापना हुई तो आसपास की कोई घटना याद आती है कि क्यों ये बन गई होगी? लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब फेंका गया था 11 मार्च। ठीक है, चलो एक तो हो गया। और कुछ? हाँ, कामागाटा मारू तो बाद में हुआ था। कामागाटा मारू तो बाद में हुआ था, 14 में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना पहले हो चुकी। कुछ पहले हुआ होगा, उसकी वजह से गदर पार्टी की स्थापना हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। पीछे पढ़ के आए हो तुम लोग, इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब कोई रिवीजन नहीं कर रहा है, नया पढ़ाते रहो, लिखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, पुराना कुछ नहीं पढ़ोगे, है कुछ नहीं करोगे। एग्जाम में क्या करोगे तुम लोग? गदर पार्टी की स्थापना से पहले भारत के अंदर कोई संवैधानिक सुधार या प्रशासनिक सुधार से रिलेटेड कोई कानून आया था? क्या आया था? 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था या नहीं आया था? आया था ना। इतना बड़ा एक कानून आया हुआ है भारत के अंदर, जिसने भारत के अंदर लगभग जो भी ऑब्जेक्टिव थे उनको विफल करने की कोशिश करी थी और काफी विभाजन क्रिएट कर दिया था। ये गुस्सा है जो निकलेगी किसी ना किसी फॉर्म में। तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल बैठे हुए, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया कि तुम हमें उस तरीके से, अगर हमारे कानूनी अधिकार नहीं दोगे तो हम इस तरीके से ले लेंगे अपने कानूनी अधिकार, है ना। तो एक गुस्सा है जो पीछे रह जाती है, उसकी वजह से एक आंदोलन होता है के लिए। 1928 के अंदर लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्यों हो रही है? क्योंकि इसके पीछे भी एक गुस्सा है, और वो गुस्सा क्या है? इस समय लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। लाला लाजपत राय की हत्या हो चुकी थी, मतलब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, तब उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर HSRA का लेना देना है, मतलब सारे वो नाम अब आपके सामने आ जाएंगे जो नाम इसके मेंबर्स थे, ठीक है। लेकिन लाहौर षड्यंत्र केस में हुआ क्या, ये सुनो ध्यान से। लाहौर षड्यंत्र केस बेसिकली था, मैंने बोला हत्या के लिए, इसका पूरा का पूरा प्रावधान यही था कि हम हत्या करेंगे, ठीक है। किसकी हत्या करेंगे? साइमन की? कौन है साइमन की हत्या करा रहा है? साइमन की हत्या नहीं करेंगे, ठीक है। स्कॉट एक व्यक्ति था, ठीक है, या फिर इसको स्कॉट करके इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसने इस समय में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलाई थी, ठीक है। और इन्हीं की लाठी से चोटिल होने के बाद में लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी, ठीक है। लाहौर के अंदर ये क्या था? एक इंस्पेक्टर, इस समय में इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर था। तो प्लान तो ये बना था हमें इसकी हत्या करनी, ठीक है। और हत्या करने के माध्यम से इन्होंने क्या करा? एक पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तौर पर जानते हैं। हत्या किसकी करनी है? उसकी करनी है जिसने लाला लाजपत राय की हत्या करी, उस व्यक्ति का नाम था स्कॉट, ठीक है। इसकी हत्या करने के लिए पूरा का पूरा लाहौर षड्यंत्र केस रचा गया। अब हत्या करने के चक्कर में यहाँ पे इसकी हत्या तो कर दी गई, स्कॉट की हत्या तो कर दी गई, यहाँ पे जिसने इनको मारा था उसकी हत्या तो कर दी गई। इसके बाद में क्या हुआ? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर एक नया उद्देश्य या एम यहाँ से निकल के ये आया कि अगर सिर्फ हत्या से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? जो भारत के अंदर लोग गूंगे बहरे हो गए, उनके कानों तक एक शोर भेजना है और एक शोर सुनाई देना चाहिए। और वो शोर ऐसे सुनाई देगा जब हम उनके ऊपर बम फेंकेंगे, है ना। और बम कॉन्स्पिरेसी केस का जो षड्यंत्र बनाया गया था वो यही बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए जो बम कॉन्स्पिरेसी केस है या उससे रिलेटेड जो षड्यंत्र बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? वो भी लाहौर के अंदर ही बनाया गया था। स्कॉट की हत्या करना, बॉम्ब से अटैक करना, ये सारे के सारे टारगेट थे, जिसमें एक हत्या भी हो गई, स्कॉट की हत्या हो गई। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या लाहौर हत्याकांड जिसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ये भारत के अंदर
किसी भी ब्रिटिश अधिकारी की सबसे बड़ी हत्या में माना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी ही है स्कॉट जो है ना, और उसकी हत्याओं में सबसे बड़ी हत्या भारत के अंदर मानी जाती है। जिसके बाद जिन लोगों का इसके अंदर नाम आया, ठीक है, जिन लोगों का इनके अंदर नाम आया, तो नो डाउट भगत सिंह ने इस समय लीड किया था इसको, भगत सिंह इसको लीड कर रहे थे, भगत सिंह का नाम यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा नाम यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त का आया था। तीसरा नाम यहाँ पे सुखदेव का आया था, और चौथा नाम यहाँ पे राजगुरु का आया था। ठीक है, इनको अरेस्ट करके इनके ऊपर ट्रायल चलाया जाए उससे पहले ही एक कांड और हो गया था 1929 में, जब यहाँ पे क्या किया गया था, हाँ, संसद में बम फेंका गया था, है ना, संसद में बम फेंका गया था। तो संसद में बम फेंकना दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहलाता है। क्या कहलाता है? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, मतलब दिल्ली षड्यंत्र केस क्या कहलाता है। इसके बाद का जो है 1929 के अंदर आ जाता है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत क्या किया गया था, यहाँ पे अब जो बॉम्ब का षड्यंत्र तैयार हुआ था इसमें बॉम्ब फेंक दिया गया, और इस बॉम्ब फेंकने के लिए जिम्मेदार बेसिकली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को माना गया था, और इन दोनों को अरेस्ट करके ट्रायल पर डाल दिया गया था। करा क्या गया था अरेस्ट, इन दोनों ने खुद सरेंडर कर दिया था। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद जाके सरेंडर कर दिया और बोला कि हमने ही असेंबली में बम फेंका। तो इनसे कारण पूछा गया कि आपने असेंबली में बम तो फेंका, लेकिन असेंबली तो पूरी खाली थी, खाली असेंबली में बम फेंकने से क्या होगा। और इन्होंने खाली असेंबली में जानबूझ के बम फेंका था कि किसी की हत्या ना हो उसमें। सिर्फ एक मैसेज देना चाहते थे ब्रिटिशर्स को कि आपको हमारी आवाज तभी सुनाई देगी जब शोर होगा, है ना, और वो बम फेंकने के माध्यम से एक आवाज वहां तक पहुंचाना चाहते थे। तो ये आवाज पहुंची बम फेंकने के बाद में, और इन्होंने जाके खुद को अरेस्ट करवा दिया। खुद को अरेस्ट क्यों करवा दिया? सारे तो क्रांतिकारी भागे घूम रहे हैं अंग्रेजों से, कहीं हमें पकड़ लिया फांसी दे देंगे या किसी भी तरीके की कोई भी हमें सजा सुना सकते हैं, लेकिन ये दोनों जाके खुद अरेस्ट दे देते हैं। इसके पीछे क्या कारण? हाँ, वेरी गुड। ये एक सोशल मैसेज जाए, दुनिया को एक मैसेज जाए, समाज को एक मैसेज जाए कि आप देखो, अंग्रेजों से पहली बात तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हमने इनको एक बॉम्ब मार के सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी थी, जो मैसेज देश के हर एक व्यक्ति को कन्वे करना चाहिए कि अब भारतीय तुमसे डरते नहीं और तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरीके के बल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैसेजेस कन्वे करने के लिए समाज को इन्होंने खुद को अरेस्ट दे दिया। वरना अंग्रेज किस पे आरोप लगाते, क्या करते, किसी को पकड़ के भी लाते तो शायद ये लोग लोगों की नजरों में हीरो नहीं बन पाते। इसके बाद क्या हुआ, ये लोगों की नजरों में हीरो भी बन गए और समाज पे पूरा का पूरा मैसेज भी चला गया कि आप भी ऐसा कुछ कार्य करके भारतीयों की आजादी के लिए कुछ कर सकते हो। तो इन्होंने अपने प्राण का भी बलिदान इसी चक्कर में दे दिया कि भारतीयों को मैसेज पहुंचाना है 100%। ठीक है, और खुद को अरेस्ट दे दिया, खुद का अरेस्ट जाके दे दिया। अब बम खाली असेंबली में फेंकने के बेसिस पे किसी को कैसे आप फांसी दे सकते हो? नहीं दे सकते, बम ही तो फेंका गया, खाली असेंबली है, किसी की हत्या भी नहीं। तो इनके ऊपर सारे के सारे ट्रायल काहे के चले, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। इसलिए ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जोड़ के ही पढ़ा रहा हूँ। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की सारी जो भी हत्याएं इस समय में हुई, चाहे वो स्कॉट की हुई या इससे जुड़े जो भी लोग थे, सिपाही जो भी मारे गए थे, उन सबका सारा आरोप किसके ऊपर लगा? सब इनकी टीम के ऊपर आके लगा, जिसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, इन सब के ऊपर इनके चार्जेस चले। और चार्जेस चलने के बाद मार्च 1931 में इन लोगों को 23 मार्च 1931 में इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दे दी। ठीक है, तो ये असेंबली के बॉम्ब कांड के लिए खुद को अरेस्ट देते हैं, लेकिन इनके ऊपर आरोप किसके लग जाते हैं? लाहौर कॉन्स्पिरेसी के। तो HSRA जो भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को इस तरीके से चलाता था, उस क्रांतिकारी गतिविधियों को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉज मिलता है, समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि इस समय में एक बड़ा कारण भगत सिंह को फांसी है, और भगत सिंह जैसे तमाम नेता जो फांसी पे चढ़ गए, और साथ ही साथ में गांधी का एक नया आंदोलन अब यहाँ पे शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहीं से गांधी का एक नया आंदोलन भी शुरू हो गया, और गांधी ने जो नया आंदोलन चलाया उसके अंदर फिर से अहिंसा आ गई, है ना। अब वहां हिंसा नहीं हो सकती, तो रिवॉल्यूशनरी गतिविधियां यहाँ से अब रुक जाएंगी। इसके बाद सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी गतिविधि आपको आगे देखने को मिलेगी, जो 1940 में उधम सिंह वाली हुई थी। वो भी देश के अंदर नहीं हुई है, देश के बाहर हुई।
है ना। तो इस वजह से क्रांतिकारी गतिविधियों का सेकंड फेज यहाँ पे समाप्त हो जाता है। एक दो छिटपुट और इसके अंदर हैं जो आप लोग को पढ़नी है, जैसे एक चटगांव वाला केस है, ठीक है, उसको मेंशन भी कर लो, चटगांव कॉन्स्पिरेसी केस या चटगांव षड्यंत्र केस। और चटगांव षड्यंत्र केस में डैश लगा के लिख लेना नाम सूर्य सेन का, ठीक है। सूर्य सेन चटगांव के कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर सबसे बड़े नेता थे, इन्होंने ही पूरा का पूरा केस ये किया था। और सूर्य सेन बंगाल लिख लेना, चटगांव बंगाल की घटना है, बंगाल के अंदर ये घटना हुई थी। चटगांव हुआ है आपका 1926 अप्रॉक्स, 1926। चटगांव केस जो है बेसिकली बंगाल के अंदर हुआ है। और चटगांव षड्यंत्र केस से रिलेटेड जो पर्सन है उनका नाम है सूर्य सेन। और सूर्य सेन को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि चटगांव के अंदर इन्होंने क्या करा था, जितने भी हथियार अंग्रेजों ने वहां पे छुपा के रखे थे, ये सारे के सारे अपनी टीम के साथ लेके सारे हथियार छीन लाए, ठीक है। तो इन्होंने हथियारों की लूट की थी वहां पे, और हथियार लूट के किसको बांट दिए थे, भारतीयों को बांट दिए थे। तो चटगांव लूट केस जो है वो इससे रिलेटेड है। लीडर कौन है इसके, सूर्य सेन, नाम ध्यान रख। तो ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो भारत के अंदर सेकंड फेज के अंतर्गत होती हैं, और इस सेकंड फेज को ध्यान रखना है। इसके बाद में क्रांतिकारी गतिविधियां रुकी, क्यों, क्योंकि गांधी जी का वापस आगमन होता है और गांधी जी अपने तरीके से आंदोलन को चलाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे उसमें साइमन कमीशन आएगा पहले, ठीक है, क्योंकि कहानी अभी साइमन कमीशन पे जानी है। साइमन कमीशन के बाद में यहाँ पे साइमन कमीशन के बाद में कुछ और परिवर्तन देश के अंदर हो रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत घटनाएं पढ़ लेंगे। और फिर गोलमेज सम्मेलन भारत के बाहर जो लंदन के अंदर हो रहे हैं, उन 3 गोलमेज सम्मेलनों को कल हमें पढ़ना है। उन सम्मेलनों को पढ़ते ही पढ़ते पता चल जाएगा कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन किस तरीके से भारत के अंदर चल रहा है। क्वेश्चन लिख लो। भारत में स्वराजवादी दल के गठन, भारत में स्वराजवादी दल के गठन और पतन की समीक्षा कीजिए, और पतन की समीक्षा कीजिए। इसका रफ पार्ट आप लोग आज लिख चुके हो क्लास में, बस इसको फेयर करना है, जब जो भी मैंने बोला था 2 मिनट में लिखने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसको 150 शब्दों में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के कारक मतलब कॉजेस, कारक एवं विचारधारा और महत्व के बारे में टिप्पणी करें। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं इसके बेसिस पे, और पॉइंट्स के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारी गतिविधियां जो भी हैं आज की, वो रिवोल्यूशनरी गतिविधियां या स्वराजवादी दल से रिलेटेड हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछ लेता है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड यही सब था, इसको याद रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।